A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadwani, your English teacher. Today we'll be studying competency focused practice questions for class 12 ISC जिसमें हम लोग आज लिटरेचर पढ़ेंगे और इसका पार्ट 2 MCQs में वी फर्स्ट डिड पार्ट 1 जिसमें हम लोग ने मैकबेथ के MCQs किए थे. नाउ वील बी मूविंग टूवर्ड्स द सेकेंड पार्ट जिसमें वील स्टडी अबाउट द प्रोज एंड पोइट्री. ओके, तो 15 क्वेश्चन हम लोग ने इसके कर लिए थे. नाउ वील मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट वंस. सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है दैट इज द 16th क्वेश्चन ऑफ MCQ दैट सेज दैट विद रेफरेंस टू द स्टोरी अतिथि तारापदास कॉन्स्टेंट लॉन्गिंग टू डिस्कवर अनएक्सप्लोर्ड हाईलाइट्स द थीम. तो उसमें से ये चारों में से कौन सी थीम वो बताता है. इज इट मैंस क्वेस्ट फॉर द अननोन, इटर्नल जर्नी ऑफ ह्यूमन सोल, द जर्नी ऑफ लाइफ और न्यू लव एंड फ्रेंडशिप. तो दिस विल बी मैंस क्वेस्ट फॉर द अननोन. उसके अंदर हमेशा से एक क्यूरियोसिटी रही है हर वो चीज़ को ट्राई करने की जो उसके लिए नई है, न्यू है. ओके, देन नेक्स्ट वन. तो आंसर विल बी ए, दैट इज मैंस क्वेस्ट फॉर द अननोन. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इन द किचन द ब्रेकफास्ट स्टोव गेव अ हिसिंग साय. Which figure of speech has been employed in this expression taken from there will come some soft rains. तो इसमें बोला गया कि कौन सी figure of speech यहाँ पर use हुई है. तो the figure of speech that is used is hyperbole. No, दिस इज़ एग्जैगरेशन. जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा करके बताते हो. आई हैव सीन 10,000 फ्लावर्स इन माई गार्डन, तो दैट इज़ हाइपरबली. नहीं. सिमिली, एज और लाइक का यूज़ होना. पर्सोनिफिकेशन, येस इट विल बी पर्सोनिफिकेशन जहाँ पर आप एक नॉन लिविंग बीइंग को एक ह्यूमन बीइंग से कंपेयर करते हो, एक नॉन लिविंग थिंग को एक ह्यूमन क्वालिटीज़ असाइन करते हो. दैट इज़ नोन एज पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफाई कर रहे हो आप उसको. तो यहाँ पर जो ब्रेकफास्ट स्टोव है दैट वाज गिविंग अ हिसिंग साय, मतलब कि ऐसे एक स्नेक के जैसे वो भी हिसिंग साय दे रहा था. तो एंड एलिटरेशन जहाँ पर टू कॉन्सोनेंट्स विद द सेम वर्ड्स, टू मतलब सेम वर्ड्स के साथ होते जैसे विलोइंग वुड्स. तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा W एंड W विल बी द सैड साउंडिंग स्टोरी. तो दिस विल बी S S S एंड S. तो दिस विल बी एलिटरेशन. तो यहाँ पर हम लोग का आंसर जो है दैट इज पर्सोनिफिकेशन. नेक्स्ट वन. what is the pervasive tone of storytelling that Ray Bradbury has employed in There Will Come Some Soft Rains. तो इसमें बोला है कि पूरे pervasive means प्रेजेंट एवरीवेयर. तो पूरी स्टोरी में कौन सी टोन आप उसमें समझ सकते हो. इज़ इट इंटेंशनल एंड इमोशनल? बिल्कुल नहीं. सॉम्बर एंड फॉर्मल? नो. ब्रिस्क एंड फैक्चुअली प्रिसाइज एंड मैकेनिकल एंड डिस्पैशनेट? तो येस इट इज़ डिस्पैशनेट. जब पूरा इवन घर भी जल जाता है उसके बाद भी एक मैकेनिकल एंड डिस्पैशनेट वॉइस निकल करके आती है कि हाँ नाउ द न्यू डेट इज़ 26 अगस्त. ठीक है, तो दिस इज मैकेनिकल एंड डिस्पैशनेट विल बी द आंसर. द नेक्स्ट वन इज द इंटरैक्शन दैट मिसेस ड्रू एस्टैब्लिशेस विद बबर इन द स्टोरी द कुकिंग लेडी इज़ फंडामेंटली. पूछा गया है कि जो इंटरैक्शन मिसेस ड्रू का बबर के साथ होता है द स्टोरी कुकी लेडी में वो कैसा है. इज़ इट अफेक्शनेट, डेंजरस, थ्रेटनिंग और पैरासिटिक? तो इट विल बी पैरासिटिक. पैरासिटिक यू कैन से कि कोई भी चीज़, कोई एक कीड़ा जैसा जो आपको एकदम नुकसान ही पहुंचाने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, तो इट इज़ समवन हु टेक्स एडवांटेज ऑफ अनदर पर्सन विदाउट गिविंग एनीथिंग इन रिटर्न इज नोन एज पैरासिटिक. आप उसमें भी समझ सकते हो कि धीरे धीरे करते करते शी वॉज जस्ट ओवर पावरिंग हर सेल्फ ऑन बबर और उससे सिर्फ वो अपना एडवांटेज, अपना फ़ायदा उठाना चाहती थी. तो एफेक्शनेट, डेंजरस भी नहीं और थ्रेटनिंग भी नहीं. नेक्स्ट वन. इन द स्टोरी Indigo, which literary technique did the author employ to describe multiple snags? Snags the hurdles. ठीक है, hurdles हो गया, obstacles हो गया. The narrator experienced during this journey. तो वो ये जो hurdles उसको आ रहे थे उसके थ्रू ये क्या बताना चाहते, क्या कुछ एंटिसिपेशन, कोई अनुमान था, कोई सेटअप था, कोई डिटेलिंग थी या फोर शैडोइंग थी. तो दिस वॉज फोर शैडोइंग. फोर शैडोइंग क्या होता है, ये एक लिटरेरी डिवाइस होती है जो एक इंडिकेशन दे रही है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है. दिस क्रिएट्स सस्पेंस, फीलिंग ऑफ अनईज, क्यूरियोसिटी एंड मार्क दैट द थिंग्स मे नॉट सीम एज दे आर. जैसे आपने कभी भी देखा होगा कहीं आपको बाहर जाना हो तो समटाइम्स व्हाट हैपन्स कि बहुत हर्डल्स आते हैं. कभी कोई घर में आ गया है या
सम इश्यूज आर देयर, किसी का फ़ोन आ गया या जा नहीं पाया या रास्ते में कहीं अटक गए, तो ऐसे ही फोर शैडोइंग ऑल्सो सेज कि हाँ वो सारे हर्डल्स जो है वो एक साथ आ रहे थे वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर हम लोग के अंदर एक क्यूरियोसिटी थी वो अब आगे क्या होने वाला है. तो ही वॉज गेटिंग मल्टीपल हर्डल्स. ये जो पर्सन था अनिरुद्ध इन द स्टोरी इंडिगो, जिसमें स्टार्टिंग में उसके अंकल आ जाते हैं घर पे, 1 घंटा वो बर्बाद कर देते हैं. उसके बाद वो जाता है, पहले उसका कार का टायर पंचर हो जाता है, थोड़ी देर आगे फिर बहुत सारा उसको तूफान मिलता है, फिर अनदर टायर पंचर हो जाता है. तो एक एक करके उसको हर्डल्स आ रहे थे और वो जहाँ पर उसको जाना था वहाँ वो नहीं पहुँच पाता है. Okay. Next one, the next question says that read the 2 statements given below from the story The Medicine Bag and select the appropriate relation between the two. तो one of your favorite stories, the story का first वाला statement कहता है Iron Shell gave the medicine bag to Martin and told him that he need not wear it in time and place जहाँ पर no one will understand. ठीक है, दूसरी चीज़ बोली गई थी मार्टिन उसको पहन सकता है when he had replaced the sacred sage. तो पहली चीज़ उसने बोली है. अब ये तो ऑब्वियसली द फर्स्ट थिंग है ना कि पहली चीज़ वो पहन कब सकता है, वो उसको तब पहन सकता है जब उसने वो जो सेक्रेट सेज है उसको रिप्लेस कर दिया है, और उसके बाद वो उसको तब पहन सकता है. उसको ज़रूरी नहीं कि हर जो जगह पहने जहाँ पर लोग उसको नहीं समझ सकते. तो सिमिलर स्टेटमेंट है, नहीं कंडीशन है, माइट बी रीज़न है, नहीं रिजल्ट है, नहीं. तो दिस इज़ बी, दैट इज़ अ कंडीशन कि पहले ये कंडीशन फुलफिल होगी उसके बाद स्टेटमेंट ए की कंडीशन फुलफिल होगी. अदरवाइज और फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए यू कैन वॉच दैट बड़ी सी स्टोरी ऑफ द मेडिसिन बैग. बहुत सुंदर सी स्टोरी, योर फेवरेट. ओके, नेक्स्ट वन इज़ द पोइट्री सेक्शन, दैट इज़ अ टेलीफोन कॉन्वर्सेशन. जिसमें सबसे पहले बोला गया है साइलेंस्ड ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशराइज्ड गुड ब्रीडिंग. तो ये क्या है, दिस इज लैंड लेडीज स्ट्रगल टू मेंटेन हर पोलाइट डेमनर वाइल डिस्कसिंग द रेस विद एन अफ्रीकन मैन. तो उस टाइम पर दैट वाज अ साइलेंस्ड ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशराइज्ड गुड ब्रीडिंग. ठीक है, तो ये यहाँ पर बताया गया है कि मतलब वो चुप हो गई थी 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए. देन उसमें बोला गया कि ये जो वर्ड है प्रेशराइज्ड, इससे क्या सजेशन मिलता है. देयर वाज अ कन्फ्लिक्ट इन लैंड लेडीज गुड फॉनी गुड ब्रीडिंग एंड हर प्रेजुडाइज. द स्पीकर्स गुड ब्रीडिंग, नो. Silence of the lady and speaker's good breeding, no. The silence of the speaker, no. Silence was from the side of the lady itself. ठीक है, तो दिस वॉज अ लैंड लेडीज फॉनी. फॉनी मीन्स सम सॉर्ट ऑफ फेक, प्रिटेंडेड, फॉल्स गुड ब्रीडिंग एंड हर प्रेजुडाइज. वो सोच रही थी कि वो अपना पोलाइट जो बिहेवियर है उसको भी सामने रखे और जो उसका अंदर से जो भेदभाव वो करती है उसको भी सामने रखे. तो इसीलिए देयर वॉज साइलेंस ट्रांसमिशन, एकदम शांतिपूर्वक वहाँ पर वो बात कर रही थी स्टार्टिंग में. शेम्ड बाय इल मैनर्ड साइलेंस, सरेंडर, पुश्ड, डम्फाउंडेड टू बेग सिंप्लीफिकेशन. अब यहाँ पर इसका क्या मतलब है, दैट दिस मैन, ये उसी के बारे में ही यहाँ पर बताया गया है दैट ही वॉज नॉट यू नो, उसने पूछा था उससे कि आर यू, हाउ डार्क आर यू, वेरी डार्क और लिटिल डार्क, वेरी लाइट, ऐसे करके उसने कुछ पूछा था. तो उसी पर ही दिस वॉज, ही वॉज शेम्ड बाय द इल मैनर्ड साइलेंस. अब वो शांत हो गया. ही सरेंडर्ड एंड पुश्ड डम्फाउंडेड टू बेग सिंप्लीफिकेशन. उसके बाद वो क्लैरिफिकेशन देने के लिए अभी इवेंट आगे, तो वो यहाँ पे स्पीकर की बात की गई है. Again, which of the following statements is true with respect to the extract taken from the telephone conversation? Silence of lady was ill-mannered. The speaker broke out his silence for explanation. The silence of the speaker was ill-mannered and the landlady broke her silence for explanation. तो ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी. 2 and 3 will be the answer. That is B. तो बाद में वो उससे बताता है कि जब वो उससे पूछती है हाउ डार्क आर यू, तो पहले तो वो शांत हो जाता है. उसके बाद वो बताता है ना कि हाँ कुछ रेड बटन्स की बात होकर के फिर वो देता है, फिर वो कहता है कि यू मीन मतलब वेरी डार्क, हाउ डार्क, तो यू मीन दैट डार्क चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट. तो उसी के लिए यहाँ पर बोला गया, उससे पहले का ही ये वाला स्टैंजा है. ठीक है, फिर उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट डज द पोएट वांट टू कन्वे बाय कंपेयरिंग बीथोवेन्स फादर्स
वर्ड्स टू एन एंथम इन द पोएम बीथोवन। तो बोला गया है कि उस जो फादर का एंथम है उसका क्या मतलब है यहाँ पे। फादर वॉज साउंडेड एज स्वीट, ऑब्वियसली नो। It highlighted Beethoven's inability to play well, no. It emphasized Beethoven's skills as a musician, no. वो ये बताता था कि जो वर्ड्स है उसके फादर के, they were ironic comment on father's harsh words. Irony, Beethoven, who heard his father's anthem every time he put to ivory, means जब वो पियानो बजा रहा होता था, every time he used to hear no, not good enough, so he played slowly, not good enough. तो every time we जो word है not good enough, उसको यहाँ पर मीन्स आयरॉनिक कॉमेंट उसके लिए क्या दिया हुआ है कि उसको एक एंथम के जैसे बोल दिया गया है। आयरॉनिकल स्टेटमेंट, समथिंग दैट इज़ नॉट ट्रू, उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है यहाँ पर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेन कॉल्सन the author begins the poet begins the poem Beethoven with the word listen. तो इससे वो क्या बताना चाहता है? That the audience must listen to Beethoven's music, might be. Audience must listen to appreciate Beethoven's music, might be. Insist that the readers must listen to what the poet is saying, not necessarily. Draw our attention to the suffering behind Beethoven's talent. So this will be the answer, that is D. Okay, next one, the next question says, why has the poet assumed a stance of pity towards death in the poem Death Be Not Proud? Which pair of reasons given below justify the poet's stance? पोएट यहाँ पर डेथ को दया भावना से देखता है, तो आप उसके लिए क्या रीज़न देना चाहोगे? देखो, दिए ये चारों ही रीज़न गए हैं इन द पोएम, आपको पिटी वाला दिखाना है. दिस इज समथिंग नॉट नेगेटिव, पॉजिटिव फॉर्म में, ये भी पॉजिटिव फॉर्म में. नेगेटिव क्या है? येस, डेथ डाइज इटसेल्फ एंड डेथ इज अ स्लेव. दाउ आर्ट स्लेव टू फेट. ट्रू. तो एक ये वाला स्टेटमेंट हो गया, ठीक है. देन उसके बाद यू आर शॉर्ट स्लीप, नो डाउट, ओके. बट ये कोई नेगेटिव स्टेटमेंट के जैसे नहीं बोला गया यहाँ पर, लेकिन ये एक करेक्ट स्टेटमेंट के जैसे इसको बोला गया. और उसके बाद डेथ इज अ स्लेव ऑल्सो, स्लेव वाला हो गया. एंड उसके बाद ये लास्ट में यहीं पर ही सबसे एंड में दिया हुआ है दैट डेथ इटसेल्फ डाइज. सो यहाँ पर 3 and 4 आर द रीजन. तो दिस विल बी द फर्स्ट वन, ठीक है, जिससे हमें डेथ के ऊपर पिटी होता है. नेक्स्ट इज विच नेचुरल फिनोमिना इज यूज्ड एज मेटाफर फॉर टिथनेसेस इंटरनल एजिंग. तो कौन सा नेचुरल फिनोमिना इसको यहाँ पर यूज़ किया गया है? द वुड्स डीके एंड फॉल. सेटिंग सन, नो. राइजिंग मून, नो. ब्लूमिंग, देखो ये और ये तो हो ही नहीं सकता, पॉजिटिव चीज़ है. सेटिंग सन और फॉलिंग लीव्स में फॉलिंग, क्योंकि सेटिंग सन विल अगेन कम बैक, बट फॉलिंग लीव्स विल नॉट कम बैक टू द ट्री अगेन. Those particular leaves that have fallen down will not come back. तो यहाँ पर लिखा है जो woods decay, the woods, the forest decay, forest decay and fall, उसकी जो leaves होती हैं वो गिर जाती हैं. The vapors weep their burden to the ground. हर इंसान, उसके कहने का मतलब है हर इंसान का एक अंत होता है, लेकिन मेरा अंत नहीं है. तो this is fallen leaves जिसकी यहाँ पर बात की गई है. C will be the answer. And the last part for today, in the poem Small Towns and the River by Mamang Dai, the flower tuberose एक kind of flower होता है. It symbolizes the tube-like structure that grows on the plant. Love and memory towards the death, our respect to all our elders in the town, beauty and impermanence in nature. So this will be love and memory towards the dead. Okay, so that's it for today. I hope you all have understood this much. Rest is the part of complete the sentences that we'll be doing in the next part. Till then, keep preparing. Best wishes. Thank you.